नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अब मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। शाम होते होते 5वें आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ में 3 जवान भी शहीद हुए। एक नजर डालते हैं पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के दिन भर के घटनाक्रम पर। नया साल, पुरानी दहशत, आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर से पंजाब। जी हां, आतंकियों ने एक बार फिर से पंजाब को निशाना बनाया और इस बार आतंकियों के निशाने पर रहा पठानकोट का एयरफोर्स बेस। और इस पूरे आतंकी हमले के तार जुड़े एसपी अपहरण के साथ। 31 दिसंबर रात 2:30 बजे गुरदासपुर के एसपी को अगवा करने की कोशिश होती है, लेकिन आरोपी एसपी की गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। 1 जनवरी की सुबह वारदात की जगह से 40 किलोमीटर दूर एसपी की गाड़ी मिलती है और सुबह एक टैक्सी ड्राइवर का भी शव मिला। फिर दोनों घटनाओं को साथ जोड़कर शुरू की गई जांच। शाम तक पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 2 जनवरी सुबह 3 से 4 बजे के बीच में एयरफोर्स स्टेशन में सेना की वर्दी में आतंकी घुसे और सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। शुरुआत में 5 से 6 आतंकियों के होने की आशंका जताई गई थी। सुबह 8 बजे 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आती है और साथ ही 2 जवान शहीद हो गए। 9 बजे 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई, लेकिन और भी आतंकी छुपे होने की आशंका के कारण सर्च ऑपरेशन जारी रहा और जम्मू पठानकोट हाईवे भी अलर्ट कर दिया गया। 9:30 बजे डीजीपी सुरेश अरोड़ा भी पहुंचे। केंद्र सरकार की ओर से पंजाब सरकार को हर मदद का भरोसा दिया गया। 10:30 बजे एनएसए ने पीएम को पठानकोट आतंकी हमले की विस्तार सहित जानकारी दी। 11:30 बजे स्वैट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की टीम पठानकोट पहुंची। हालांकि 10 बजे के करीब ऑपरेशन खत्म होने की खबरें आई और थोड़ी देर के लिए फायरिंग भी रुकी, लेकिन ज्वाइंट ऑपरेशन चलता रहा और 12 बजे के करीब फायरिंग और धमाके की आवाजें आने लगी। सुरक्षा टीमें मुकाबला करती रही और आतंकियों को खत्म करने का ऑपरेशन चलता रहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंक का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई लगातार तेज होती गई। 3:30 बजे दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए की हाई लेवल मीटिंग भी हुई। इसी बीच शाम 4 बजे पठानकोट में सेना की सरगर्मियां तेज हुई और सेना की गाड़ियां एयरबेस की तरफ भेजी गई। सेना की तरफ से कार्रवाई जारी रही और 6:30 बजे 5वें आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई। शाम के 7 बजते बजते गृह मंत्री ने ट्वीट कर ऑपरेशन के मुकम्मल होने की जानकारी दी, सेना को बधाई दी और शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। पठानकोट से राजन गोसाई और अजय महाजन के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। दरअसल इस आतंकी हमले में जैश आतंकी मसूद अजहर का नाम इसलिए सामने आया है क्योंकि हमला करने वाले आतंकियों ने पाक के बहावलपुर में मसूद को फोन किया था। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत कोड वर्ड में सैटेलाइट फोन के जरिए की गई थी और मसूद अजहर पाक के इसी बहावलपुर में ही रहता है। वो बहावलपुर में ही जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। 17 साल पुरानी भूल भारत को किस तरह भारी पड़ रही है, इसका जवाब पंजाब के पठानकोट आतंकी हमले से मिल गया। खुफिया एजेंसी के मुताबिक पठानकोट आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है मौलाना मसूद अजहर, जिसे हिंदुस्तान के शिकंजे से छुड़ाने के लिए 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का प्लेन 5 आतंकियों ने मिलकर हाईजैक कर लिया था। मजबूर होकर केंद्र सरकार को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था और आज उसी आतंकी मसूद अजहर ने पठानकोट को दहला दिया। नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि आतंकवादी हमला है और इन आतंकवादी वारदात तो आतंकवादी वारदात होती है,
लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सेना के जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, जो पंजाब पुलिस वगैरह म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बनाकर पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। We have a credible information about this group being sponsored by some elements from across the border. इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये साफ हो चुका है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने हमले से 3 घंटे पहले आतंकियों और उनके हैंडलर्स के बीच फोन पर 4 बार हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। सुरक्षा एजेंसियों के इंटरसेप्ट किए गए इन कॉल्स में से एक कॉल हमलावर आतंकी की अपनी मां से बातचीत की है, जो पठानकोट एयरबेस पर हमला करने से पहले अपनी मां से बात कर रहा था। हेलो अम्मी। हाँ बेटा, कहाँ हो? अम्मी मैं फिदाइन मिशन पर हूँ। बेटा खाना खाया कि नहीं? नहीं अम्मी, नहीं खाया। बेटा जान देने से पहले खाना खा लेना। ये बातचीत पठानकोट एयरबेस पर फिदाइन हमला करने आए आतंकी और पाकिस्तान में मौजूद उसकी मां के बीच हुई थी। माना जा रहा है कि हमलावर आतंकी ने जिस फोन से अपने मां से बात की थी, वो दरअसल पठानकोट के एसपी सलविंदर सिंह का फोन था, जिसे आतंकियों ने अगवा कर लिया था। हाफिज सईद का जो इलाका है वो भी पंजाब में ही है और अपोजिट हमारे पंजाब के है, इसलिए उनको ये आसान पड़ता है और वहाँ से आने में, इन्फिल्ट्रेशन करने में, टारगेट सेट करने में ये उनको सुविधा होती है। इस आतंकी वारदात के बाद ही तय हो चुका था कि पठानकोट में आतंकी बड़ा हमला करने वाले हैं। आतंकियों की तलाश में जम्मू और गुरदासपुर में रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया था। दुकानें बंद कर दी गई थी। एनएसजी रात को ही पठानकोट पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी आतंकी हमला कैसे हो गया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। वो सड़क है, इस सड़क से आगे जाके जो है मिलिटेंट्स ने वो गाड़ी को छोड़ दिया था, जो एसपी की गाड़ी थी। इसी इलाके से कहा जा रहा है कि इसी इलाके से मिलिटेंट्स जो थे उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, टेक्निकल एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा बलों ने तैनात जो वहाँ पे थे, एयरफोर्स के जवान थे, सेना के जवान थे, उन्होंने नकाब कर दिया। एनएसजी पहले पहुँच चुकी थी। चाहे जितने भी आतंकवादी वारदात क्यों न हो, भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुव्वत है कि पूरी मजबूती के साथ उसका मुकाबला करेंगे और कामयाब होंगे। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले से सिर्फ 7 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मिले थे। दोस्ती की नई शुरुआत का दावा किया गया, लेकिन इस दावे को पाकिस्तान के आतंकी संगठन और खुफिया एजेंसी आईएसआई मिलकर गलत साबित करने पर तुले हैं। हिंदुस्तान में ऐसी ताकतें और ऐसी ताकतों के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या हमारा कहीं कोई इंटेलिजेंस में कमी रह गई, फेलियर हुआ है? और भविष्य के लिए सजग रहना आवश्यक है। नवाज शरीफ है, कोई भी है, वो नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उनके ऊपर भी सिर है। वहां भी हाफिज सईद बैठा हुआ है। हाफिज सईद ने इनके गले खुद ही काट देने हैं। वो बोलेंगे हिंदुस्तानी आके काट गए, आप देखना। पठानकोट से राजू केरनी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले ने जहां पाकिस्तान की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पठानकोट के एयरबेस पर हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी है कि पाक सरकार इस तरह की हरकतों को कंट्रोल करे। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने भी सीमाओं को सील किए जाने की मांग की। इसको कंट्रोल करना ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इसको कंट्रोल करें कि ऐसी हरकत ना हो। टाइमली अलर्ट हो गया था, हो सकता है अगर टाइमली अलर्ट ना होता तो ज़्यादा नुकसान होता। बहुत ही दुखदाई घटना हुई है ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਐਨਐਸਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ अपनी सीलिंग जिथे जिथे गैप्स लगते हैं, ऑल ऑफ देम शुड बी सील्ड। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक
सुच्चा सिंह छोटेपुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये पंजाब के कोई लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये हैं फिदाइन जो बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, और उन्होंने हमारे एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पे हमला करने की कोशिश की ताकि जो जहाज़ हैं वहाँ उनको उड़ाया जाए। सिक्योरिटी फेलियर है ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 3 ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੀ, ਕੋ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था सवालों में आ गई है। खास बात यह है कि गुरदासपुर के एसपी का अपहरण किए जाने के बाद भी संजीदगी नहीं लाई गई और आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमला करने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पठानकोट में हुए आतंकी हमले की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी निंदा की है। खट्टर ने हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकियों की बौखलाहट बताया। शनिवार को पठानकोट एयरबेस पर दिन भर आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चली। इस भीषण मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। मुठभेड़ में पहले 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और शाम होते होते 5वें आतंकी को भी मार गिराया गया। पठानकोट में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन कामयाब रहा। पीएम मोदी ने भी पठानकोट में सफल ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई की। पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। उनको सफल नहीं होने दिया। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पठानकोट एयरबेस हमले की निंदा की और हमले को आतंकियों की बौखलाहट बताया। प्रतीत होता है कि बौखलाहट का जो परिणाम होता है वो ये एक बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री देश भर में, दुनिया भर में जिस प्रकार से अथक परिश्रम करके आतंकवाद के विरोध में सारी दुनिया में एक जनमत का जागरण कर रहे हैं और पाकिस्तान की यात्रा पर भी वो गए हैं, तो आतंकवादी एक छटपटाहट, एक उनका जो निराशा, ये उसमें झलकती है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आतंकी भारत के विकास से निराश और मायूस है। खट्टर ने कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है, वो अपनी भाईचारे और तरक्की की कोशिशों को जारी रखेगा। लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता दृढ़ निश्चय के हैं कि दुनिया में जो हमको संदेश देना है वो संदेश देंगे, भाईचारे का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का, ये सारा संदेश हम देने वाले हैं। शनिवार को दिन भर पठानकोट के एयरबेस में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ चली और इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए और 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही पुलिस की संजीदगी भी बढ़ गई है। ये 4 तस्वीरें बयान कर रही हैं उस अलर्ट को जो पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे पंजाब में जारी किया गया। कहीं दूसरी जगह ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा का खास ध्यान दिया जा रहा है और हर आने जाने वाले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पठानकोट में आज सुबह से हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है भारतीय वायुसेना ने यहाँ बैरिकेड लगाए हुए हैं। ये रास्ता जो है वायुसेना के उस बेस की ओर जाता है जहाँ पर ये बैरिकेडिंग की हुई है। पठानकोट में एयरबेस पे हुए हमले ने एक बार फिर पिछले साल दीनानगर में हुए दहशतगर्दी हमले की याद ताजा करवा दी है।
31 दिसंबर से जिस तरह से घटनाएं पंजाब में हो रही हैं, उससे राज्य की सुरक्षा को लेकर फिक्र बढ़ना स्वाभाविक है। हमारी लोगों से यही अपील है कि वो भी सचेत हो जाएं और अगर अपने आसपास कोई संदिग्ध हरकत देखते हैं तो बिना वक्त गवाए उसकी सूचना पुलिस को दें। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। पंजाब में तो हाई अलर्ट जारी किया ही गया है, साथ ही हरियाणा और दोनों राज्यों की राजधानी में भी हाई अलर्ट है। हरियाणा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हरियाणा के डीजीपी सिंघल के मुताबिक वो खुफिया एजेंसियों, केंद्रीय खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में थे और पहले ही प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया था। पठानकोट के इंसिडेंट के बारे में अलर्ट हैं। हम कुछ दिनों से पहले से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी टच में थे और हमने सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे थे उनको एनालाइज करने के बाद हमने हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट एसपीज को, रेंज आईजीज को, पुलिस कमिश्नर्स को सारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की सिक्योरिटी बीफ अप करने के लिए आदेश दे दिए। पठानकोट हमले के बाद चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट किया गया है। चंडीगढ़ में जगह जगह नाकेबंदी की गई है। खास तौर पर पंजाब से लगने वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। कंटिन्यू चल रही है हमारी गाड़ी यहाँ। अभी जो आफ्टरनून चेंज कर गया इन्होंने और मॉर्निंग वाली टीम और जो भी नाइट आई वो भी कंटिन्यू रहेंगी गाड़ी। सस्पेक्टेड मतलब अपने हिसाब से देख के उसी हिसाब से। पठानकोट हमले के बाद हरियाणा और चंडीगढ़ में पुलिस सतर्क हो गई है। शहरों की सीमाओं पर खासी चौकसी बरती जा रही है। हर आने जाने वाले वाहन की सघन तलाशी भी पुलिस ने शुरू कर दी है। चंडीगढ़ से रितिका माहेश्वरी, जी मीडिया। रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। सुभाष बराला को फिर से हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है। आज रोहतक में हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से बराला को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। सुभाष बराला को एक बार फिर से हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपी गई है। रोहतक में हुए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव में सिर्फ सुभाष बराला ने ही नामांकन दाखिल किया और सुभाष बराला को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुभाष बराला के एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें और पार्टी को बधाई दी। हमारे सुभाष बराला जी एक संघर्षशील, एक युवा इस नाते से और संगठन के अनुभवी कार्यकर्ता नाते पिछला जो उनका सत्र रहा बहुत कामयाब अच्छा सत्र रहा। सर्वाधिक सदस्यता हुई, सर्वाधिक कार्यक्रम हुए और सरकार के साथ भी जिस प्रकार से पूरी पार्टी ने एक तालमेल बैठा के समझ से बैठा करके अच्छा कार्यक्रम किया और उसी अनुरूप उनको इस नए सत्र के लिए भी अध्यक्ष का चयन सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। मैं कार्यकर्ताओं का, पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। सुभाष जी बराला उनको बधाई भी देता हूँ। सुभाष बराला का इस बार का कार्यकाल 3 साल का होगा। बराला ने कहा कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार के काम को जनता तक पहुंचाएंगे। संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलना, सभी साधारण सदस्य, सभी सक्रिय सदस्य किस प्रकार से इनके माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंच करके और केंद्र और प्रदेश की सरकारें, इनकी जो जनहितैषी नीतियां हैं, इनके जो विकास के काम हैं, इनको जन जन तक लेकर के जाना और ये सुनिश्चित करना कि वास्तव में हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, ये हमारे लिए एक चुनौती है। पहली बार जब बराला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन अब बराला का कार्यकाल 3 साल का है। हरियाणा बीजेपी का एक बार फिर से अध्यक्ष बनने पर बराला की चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले विंटर कार्निवल का हिस्सा बनने के लिए कलाकारों और स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से भी सैलानी पहुंच रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के कोने कोने की पहाड़ी की संस्कृति झलक पेश करता मनाली कार्निवल का आगाज हो चुका है। पूरे मनाली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विंटर कार्निवल के पहले दिन की शुरुआत माता हडिम्बा मंदिर से लगभग 67 महिला मंडलों और देश भर के 7 से ज्यादा प्रदेशों की टोलियों के द्वारा निकाली गई झांकियों से हुई। इसमें प्रदेशों की संस्कृति और प्रमुख त्योहारों की झलक देखने को मिली। यहाँ पे अपने नेपाल के लोक गीत सारे प्रस्तुति करेंगे। हम यहाँ पे अपना फोक डांस का प्रस्तुति कर रहे हैं, संबलपुरी, जो कि हमारा वहाँ का मेन डांस है। जी, आज हमने झांकी निकाली थी तीज की, जो कि राजस्थान का सबसे फेमस त्योहार है। हमने वो प्रेजेंट किया था। उसी के साथ हमारा फोक कल्चर हमने शो किया था राजस्थान का। कार्निवल के पहले दिन ही बड़ी संख्या में देश विदेश के सैलानी विंटर कार्निवल का मजा लेते दिखे, जहां झांकियों के अलावा 800 से ज्यादा महिलाओं ने लालडी नृत्य भी प्रस्तुत किया। अरे एक चीज़ तो है कि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब लोग ओवरऑल हिमाचल से और ओवरऑल इंडिया से डिफरेंट स्टेट से पार्टिसिपेशन है, बहुत अच्छा। Yeah, it's amazing. Everyone's very beautiful. The scenery as well. It's just beauty everywhere. Yeah, it's nice. It's like you said, very beautiful and beautiful people. It's really nice. 5 दिन तक चलने वाले विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन वॉइस ऑफ विंटर कार्निवल प्रतियोगिता पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इसके साथ ही इस बार 4 सांस्कृतिक संध्याओं में जाने माने गायक पूर्ण शिवा, अर्शदीप कौर, ठाकुर दास राठी और कॉमेडी आर्टिस्ट चिराग वाधवानी की प्रस्तुति भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। सोनीपत के छोटे से गांव ठर्रू में खुशी और जश्न का माहौल है। गांव के 3 बच्चों ने नेशनल ताइक्वांडो में जीत दर्ज कर गांव का नाम रोशन किया है। फूल मालाएं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। ये जश्न है उस गौरव का जो सोनीपत के गांव ठर्रू के 3 बच्चों ने दिलाया है। ये जश्न है उस सम्मान का जो गांव ठर्रू को मिल पाया है। दरअसल ठर्रू गांव की राखी, अभिषेक और हिमांशु ने कोलकाता में आयोजित की गई 26वीं नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण और सिल्वर पदक जीतकर गांव का नाम रोशन किया है। 25 से 30 दिसंबर तक आयोजित की गई प्रतियोगिता में इन तीनों खिलाड़ियों ने मेहनत के दम पर मेडल अपने नाम किए। पूरी टीम हमारी हरियाणा में गोल्ड मेडल रही है। हमने ट्रॉफी फर्स्ट अवार्ड हमें हरियाणा को ही मिला है। क्या पोजीशन रही? मेरी 2nd पोजीशन है फाइट में, सिल्वर। कितनी टीमें थी टोटल 6 टीमें थी। छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि को देखकर गांव वासियों ने निर्णय लिया कि वो गांव के बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेंगे और कई प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। हमारे गांव में इतना भारी उत्साह है, उन्होंने कहा भाई हम अब गेमों को बढ़ावा देने के लिए कबड्डी मैच, कुश्तियां, मैच, वॉलीबॉल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और एक मिशन बनाएंगे युवा पीढ़ी का दिमाग बदल के रख दें। 19 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उसमें से 15 विद्यार्थियों ने मेडल प्राप्त किए, जिनमें से 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। सुविधाओं के अभाव के बावजूद ठर्रू गांव के बच्चों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जीतकर न केवल अपने गांव का बल्कि हरियाणा का नाम रोशन किया है। जरूरत है ऐसे उभरते खिलाड़ियों को हर सुविधा देने की। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।